नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम सच के साथ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सच के साथ कार्यक्रम में हम कृषि से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कृषि के हितों के बारे में बात करेंगे और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार भी बातचीत को तैयार है, कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन इन सभी विषयों पर चर्चा करने से पहले आज हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की शुरुआत की है, जिसके जरिए 11 राज्यों के अंदर 11 नए गोदामों का उद्घाटन किया गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। ये सभी काम देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। मैं आप सभी को इन महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने, किस तरह से विश्व की सबसे बड़ी योजना अन्न भंडारण योजना की शुरुआत की जा रही है और कैसे इससे कृषि क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिलेगी, इस पर भी हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उन सभी का तारुफ करा देता हूं आप सभी के साथ। आज हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ पाशा पटेल जी हैं, अध्यक्ष हैं CACP महाराष्ट्र से, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं VK दुबे जी, एडवाइजर हैं NCUI से, आपका स्वागत है सर। नमस्कार। और आखिरी में हमारे साथ प्रभु दत्त जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल आज हम जो हमारे VK दुबे जी हैं, मैं उनसे करना चाहूंगा, एडवाइजर हैं NCUI से। VK दुबे जी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की शुरुआत की है। किस तरह से ये योजना आने वाले समय में लाभ देगी और कैसे कृषि क्षेत्र में इसको एक विकास की रफ्तार के तौर पर देखा जाए? देखिए, इसका अगर हम गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको पाएंगे कि बहुत सारी देश की जो समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, ये इससे हल होंगी। आप एक छोटा सा आप लीजिए कि देश में लगभग हर गांव से पैक्स जुड़ी हुई, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, जो कृषि वालों किसानों को ऋण देती है और उनको खाद भी देती है, और लगभग हर गांव में है। लगभग 96,000 से लेकर के 1 लाख तक सोसाइटियाँ आज की हैं। 63,000 तो जो अच्छी चल रही हैं उनकी संख्या है। तो अगर किसान अपना जो उत्पादन होगा वहीं अपने गांव में रखेंगे, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब वो रखेंगे तो उनको उस पर लोन भी मिल जाएगा, क्योंकि किसान का जब उत्पादन होता है तो वो बहुत सारी समस्या, उसके आवश्यकताएं होती हैं ऋण की, तो वो ज़रूर बेचता है और उस समय भाव जो होता है उनका बहुत कम होता है। अब इससे क्या होगा कि वो किसान अपना उत्पाद वहीं रखेगा और उसके बदले में किसी भी बैंक से, उसी सोसाइटी से, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, नेशनलाइज्ड बैंक हो, उससे उसको लोन मिल जाएगा उसके अगेंस्ट में, यानी जो उसका माल रखा। जब वो अच्छा रेट आ जाए तब वो बेचेगा, तो इससे उसको पहला लाभ। जी। दूसरा लाभ ये होगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी जी ने, आपने ध्यान से सुनिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने की बात कही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, आपने बहुत सारी सोसाइटियां, आप गुजरात में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, तो वहाँ पर किसान अपना माल ले जाता है और उसकी क्लीनिंग करता है, यानी सफाई होती है, उसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग के बाद वो स्टोर करता है और यदि मार्केट करना चाहे यानी बेचना चाहे तो बेचता, तो उससे क्या है, उसको अच्छा रेट उसी समय मिलेगा। आप थोड़ा सा और इसमें हम जोड़ते हैं कि आप जोड़िए, अभी नेशनलाइज की 3 कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ स्टार्ट की गई हैं, उसमें एक बीज
उत्पादन की, दूसरा एक्सपोर्ट की, और एक जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। अब आप देखिए, अच्छा बीज मिलेगा जी, क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी का प्रोडक्शन सुरक्षित रखने के स्टोर होगा, एक्सपोर्ट वाली सोसाइटी जो अच्छे उत्पादन होंगे किसानों के वो उसको एक्सपोर्ट करेगी, और वो पैसा सीधा कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों की जेब में जाएगा और उनकी आय बढ़ेगी। प्रोसेसिंग में भी आप देखिए इसको कि जब स्टोर होगा, सुरक्षित होगा, आपसे 6 से लेकर के 10% हमारा किसानों का उत्पाद जो है बर्बाद हो जाता है। वो 6 से 10% जो बर्बाद होता है, जो स्टोरेज में बर्बाद होता है, जो आने जाने में बर्बाद होता है, जो किसानों के घर पे बर्बाद होता है, उसको बहुत बड़ी सुरक्षा मिलेगी। तो ये अपने आप में, चूँकि हमारे पास 11% लैंड है और हमारे पास 18% जनसंख्या है भारत में, तो वो जो हमारा अनाज बचेगा वो हमारे बहुत उपयोग में आएगा। हम विदेश भी भेजेंगे, उससे आय आएगी और हमारी आवश्यकता है वो भी होगी। तीसरा काम, आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को अनाज की सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी का जो हमारा देश का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को भोजन मिले, इसके लिए सरकार जो है गांव-गांव में वितरण करती है अनाज का। और वो वितरण कहाँ से जाता है? पहले ट्रक से, गांव से आता है, ट्रक में लोड होके वो स्टोरेज में आता है, बड़े बड़े गोडाउन से बड़े बड़े शहरों में, और फिर वही अनाज फिर गांव में जाता है उन गरीबों के लोगों को बंटने के लिए। अगर ये गांव में व्यवस्था होगी तो एक तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा, दूसरा आने जाने में जो हमारा व्यय होता है वो बचेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमारे पास अभी लगभग 47% अन्न भंडारण की कमी है देश में, और वो 47% को हमें पूरा करने के लिए हमें प्राइवेट, हमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरे साधन के साथ साथ जब तक हम कोऑपरेटिव को नहीं लेंगे तब तक, ये हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट विजन कर लिया कि तब तक ये काम पूरा नहीं हो सकता। तो ये गांव का भंडारण का वहीं ये होगा। एक हमारे पास बफर स्टॉक इतना हो जाएगा कि अभी हमारे पास लगभग आधा है, 311 लाख मीट्रिक टन के करीब है, और ये लगभग डबल होगा। तो हमारे, अगर आपने देखा होगा एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा चेंजेज आता है, कभी हमारी हैवी वर्षा होती है, कभी वर्षा नहीं होती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी किसानों की ओले से बरसात हो जाती। तो ऐसा अगर साल 2 साल में कहीं आती है तो हमारा देश इतने मजबूत है कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी की जो आज से 100 साल 50 साल पहले जो हमारे समस्या आती थी वो भी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़े विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सोच विचार के ये बीड़ा उठाया, और सहकार से समृद्धि का जो उन्होंने सपना देखा है, मैं समझता हूँ उसमें एक बहुत बड़ा ये काम होगा और उससे ये सहयोग करेगा। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि किसान इस समय अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उनकी मांगों पर बातचीत करने को भी तैयार है, बातचीत की भी गई, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसानों को सरकार की बातचीत से उनको सहमत होने से रोक रही है, और क्या तरीका है जिससे किसानों को और मनाया जा सकता है? क्या ऐसा उनको सामने पेश किया जाए? देखिए, जब पंजाब के किसानों की हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार की एजेंसी, वहाँ से पूरा धान और पूरा गेहूं अभी तक एमएसपी पर खरीद कर रही थी। अब नया प्रस्ताव जो सरकार से दिया गया है उसमें मक्का को भी दिया गया है, अरहर को दिया गया, उड़द को दिया गया, मूंग की दाल को दिया गया, और साथ में कपास को दिया गया। ये इसलिए पंजाब के हित में इसलिए कि जिस तरीके से पानी जमीन के नीचे वाटर लेवल बहुत ज़्यादा जा रहा है, उसको देखते हुए वहाँ फसलों में विविधीकरण अपनाना समय की आवश्यकता है। सरकार का उद्देश्य बहुत साफ है कि किसान उन फसलों को पैदा करें जो वहाँ के वातावरण और पर्यावरण के अनुकूल हैं। पानी बचेगा, फसल पैदा होंगी, और किसान को आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने में भी ये फसलें पैदा करने पर फायदा होगा। दूसरी बात यह कि जो जहाँ तक किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरा पंजाब के अपने मित्रों से एक निवेदन है
कि आप ये तो देखिए कि सरकार न्यूनतम तक नहीं, सरकार लाभकारी मूल्य दिलवाने की प्रयासरत है। और अभी अभी जो प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ रुपया गोदाम बनाने के लिए जो इस विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, आप देखिए अनाज की बर्बादी होती थी, अनाज बर्बाद हो रहा था, खुले में पड़ा रहता था, हमारे पास भंडारण की क्षमता बहुत कम थी। तो भंडारण होगा, सुविधाएं होंगी, रखरखाव होगा, जब आप चाहें जहां जिस गोदाम में अपना माल पास में रखेंगे, लोडिंग अनलोडिंग पे जो बर्बादी होती थी उससे बचेगा। आप जब बाजार में अच्छा भाव हो तब आपको बेचने का मौका मिलेगा। उद्देश्य तो प्रधानमंत्री जी का ये है कि आप अपनी फसल को बाजार के हिसाब से, और बाजार में आपको सहकारिता का रास्ता जो दे रही है सरकार, सहकार से समृद्धि, वही एक रास्ता दुनिया के विकसित देशों में भी हम देखते हैं। तो किसानों ने कोऑपरेटिव को अपनाया, हम उसमें पिछड़ गए बहुत बड़े पैमाने पर, और आज सहकारिता को जो अलग मंत्रालय बनाया गया है, और जो मंत्री हैं हमारे सहकारिता के, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने युद्ध स्तर पर जो कार्यों की शुरुआत की है। आप देखिए अभी दुबे जी जो कह रहे थे, बीज की शिकायत के समस्या का समाधान के लिए सोसाइटी बना दी है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी बना दी है। निर्यात हम जब ही करेंगे जब क्वालिटी उत्पादन करेंगे, उसको स्टॉक करेंगे, और जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट जहां में मिलेगा हम उसको सप्लाई विदेश में निर्यात करेंगे। तीसरा, जैविक कृषि उत्पादों की जो बहुत बड़ी समस्या किसानों की थी, बाजार उनको नहीं था, और बाजार के लिए उनके सामने परेशानी थी, उत्पादन करने में दिक्कत नहीं थी, उनको बाजार मुहैया करने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर में जो है बड़ी सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया है। ये इतने बड़े काम हैं जिनका रिजल्ट जो है हर किसान को, देश का हर गांव के हर किसान को इनका लाभ उठाने के लिए आगे आना होगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की जो योजना केंद्र सरकार ने शुरू की, और वो कोऑपरेटिव सेक्टर के ही एट पार है बिल्कुल, तो उसका उद्देश्य ये है कि आप 300-300, 400-400 फार्मर ग्रुप बनाएंगे, आपको अपना माल उपभोक्ता तक सीधे सीधे बेचेंगे, तभी आपको लाभकारी मूल्य मिलेगा। अभी तक किसानों को बाजार से दूर रखा गया था, और बाजार से दूर रहने की वजह से ही तो किसान को उसका उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिला। देखिए, जब तक आप बाजार में खुद अपनी क्षमता को मजबूत नहीं करेंगे, अपनी शर्तों पर अपने माल को बेचने के लिए आप आएंगे, और वो तब आएंगे जब आपको स्टॉक करने के लिए जगह होगी। तो गोदाम इसीलिए बनाए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, 7 लाख मीट्रिक टन की गोडाउन की व्यवस्था सरकार जो 5 साल में करेगी। तो इसका सीधे सीधे लाभ देश के गांव के हर किसान को होगा, और वो बाजार में अपनी शर्तों पर अपने माल को बेचेगा, तब उसको उसका उचित मूल्य मिलेगा। यही सरकार का उद्देश्य है कि किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, जो भोक्ता देता है उस माल के पैसे, उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किसान को मिले। अभी तक हो क्या रहा था कि किसान को उतना मूल्य नहीं मिल रहा था जितना उपभोक्ता दे रहा था, उसमें गैप बहुत बड़ा है, और गैप होने की वजह से किसान उसका लाभ नहीं उठा रहा था। उपभोक्ता के जो भुगतान करता है उसका लाभ किसानों को मिलेगा, तभी किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। और इसी वजह से तो आंदोलन की वजह सिर्फ यही है कि किसान चाहता है कि उसकी फसल का लाभकारी मूल्य उसे मिले। जी, उद्देश्य जी, विस्तार रूप से आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे किसान भाइयों को सबको समझाया कि किस तरीके से जो इस सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, इसके जरिए किसान अपनी फसल की अच्छी इनकम भी ले सकते हैं, अच्छा लाभ भी ले सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव भी ले सकते हैं। हमारे साथ पाशा पटेल जी भी हैं, उनका मैं रुख करता हूँ। पाशा पटेल जी, आपने सुना कि कृष्णवीर चौधरी जी ने आपको हमें विस्तार रूप से समझाया कि तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिससे किसानों के जीवन में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एमएसपी पर सरकार ने 5 फसलों पर गारंटी भी दी है, पहले से 23 फसलों पर सरकार ने निर्धारित भी कर रखा है एमएसपी, लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों के हमारे सामने होने के बावजूद भी, और किसान उस पर एमएसपी पे फसलें बेच भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो एक किसान है तो वो इस तरह की मांगों को लेकर क्यों अड़े हुए हैं? क्या उनके सामने मजबूरियां जो इन बातों को वो समझ नहीं पा रहे हैं? बात दोनों तरफ से है कि सरकार की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी। अब किसानों की तरफ से अगर हम देखेंगे तो एक चीज जरूर आ गई है कि जैसे जैसे हवा में टेम्परेचर और कार्बन बढ़ रहा है, उससे खेती पे बहुत बुरा असर हो रहा है। अभी चाइना में लास्ट संडे को -53 डिग्री टेम्परेचर नीचे आ गया। 53, क्या ये दुनिया में मानव जात बचेगी?
दूसरी मैं तुमको अपने भारत की बात बताता हूँ। तूतीकोरिन नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, उस डिस्ट्रिक्ट में 18 दिसंबर के दिन 960 मिलीमीटर बारिश हो गई, यानी 3.25 फीट। ये म्हणजे साल भर में आने वाली बारिश अगर एक दिन में आके जाएगी तो क्या खेती रहेगी और क्या किसान करेगा। और तीसरी एक बात मैं आपको लीबिया की बताऊंगा। लीबिया में डेरना नाम का एक शहर है, 1.25 लाख आबादी का शहर एक रात में बह गया। उसका कारण 18 महीने में आने वाली बारिश एक दिन में आके गई। तो अब हम बात क्या सुनेंगे, अब बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर खेती पे जो हो रहा है वो हमको अब समझ लेना चाहिए। अब सरकार तो दो ही काम करना पड़ेगा सरकार को। एक काम, इस साल बारिश बहुत हो गई इसलिए पैसे बांटो, इसलिए ओला बहुत आया इसलिए पैसे बांटो, इस साल बारिश नहीं होगी इसलिए पैसे बांटो, सिर्फ बांटो, यही होना है क्या? तो इसलिए अब हमको अलग समझदारी से बात करना पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूं कि पूरे देश में हमने नरेंद्र मोदी जी को विश्व गुरु बोल रहे हैं, उसका कारण जो छोटा नहीं है। अभी मोदी जी ने एक बात कही है, मेरा किसान अन्नदाता है, अब वो ऊर्जादाता बन रहे। ये एक लाइन में हम ये सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है। ये लाइन क्या है? ये लाइन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो अटैक है वो अटैक अगर रोकना है तो उसके लिए 3 चीजें जरूरी है। एक, कोयला जलाना बंद करो, दूसरा डीजल जलाना बंद करो, तीसरा पेट्रोल जलाना बंद करो। ये 3 चीजें जलना बंद होगी तो ही हम बचने वाले हैं। और चौथी चीज जो है, जो असली दवाई है, वो है फॉरेस्ट कवर बढ़ना चाहिए। जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट लातूर है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 0.5% फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट 33% होना चाहिए। 33% होने के बजाय अब 0.5% है, तो मैं जीऊंगा कैसे? एक तो बारिश नहीं आएंगी, आई तो जमीन में पानी रिचार्ज नहीं होगा। इन सारे चीजों को देखते हुए, और दूसरी जो बात मैं अभी बता रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग की, इसके लिए मोदी जी ने जो लाइन बोली कि अब मेरा किसान ऊर्जादाता बनने वाला है, इसका सीधा सीधा ये सीधी बात ये है कि अब तक ऊर्जा डीजल पेट्रोल कोयला जमीन के पेट से निकाला जाता था, अब वो बंद करना है और पेट में की ऊर्जा अब पीठ से बनानी है और वो खेती से बनने वाली है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसानों को अगर आएगी तो इसके बाद आने वाली है। 1927 में अंग्रेजों ने बांस पे एक बांस को फॉरेस्ट के कानून में दबा के रखा था। मोदी जी ने 90 साल के बाद 90 दिन में ही लोकसभा और विधानसभा में कानून पारित किया और उन्होंने एक लाइन में बताया, बांस ये घास है। वृक्ष में बांस को बांध के बांस को बर्बाद किया गया था, उस बांस को मुक्ति दिलाने का काम 90 साल में 90 दिन के बाद मोदी जी ने किया। और उन्होंने कहा कि बांस ये घास है। अब ये घास तो है ही है, ये फास्टेस्ट ग्रोथ है, ये कभी 1 फीट बढ़ता है, कभी 2 फीट बढ़ता है, कभी 3 फीट बढ़ता है एक दिन में, और इससे मल्टी यूज है। प्रभु दत्त जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से सर ने बताया कि मौसम में परिवर्तन आ रहा है, इसका असर भी खेती किसानी पर असर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके परिवर्तन में अगर देखा जाए, उसके प्रारूप में अगर देखा जाए, तो बहुत सी ऐसी प्राकृतिक खेती से हटकर भी सरकार उन संरक्षित खेती को भी यहाँ पर मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है। पॉली हाउस बनाए जा रहे हैं, बेमौसमी सब्जियों की खेती की जा रही है, मार्केट की मांग के अनुसार भी किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप उसके अनुसार भी उत्पादन कीजिए, और उसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। 70% तक यहाँ पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है। तो इसके बारे में किसानों को या तो जागरूकता की कमी है, या किस तरीके से किसान इस तरफ भी अग्रसर होकर अपनी खेती किसानी के जरिए अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को सुलभ बना सकते हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो भी रहा है। सरकार ने, आपको याद होगा, 2 साल पहले कानून भी लाए थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जो विरोध हुआ और फाइनली सरकार को विड्रॉ करना पड़ा। वो उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है। जहाँ पे कंपनीज को ज़रूरत है वो डायरेक्टली जाके फार्मर के साथ करते हैं एग्रीमेंट, और उसके हिसाब से प्रोक्योरमेंट भी होता है, लेकिन वो सीमित मात्रा में हो सकता है। आपको पूरा एक होलसेल, मतलब होल अप्रोच लेके चलना है, तो वो एक सॉल्यूशन नहीं है। जहाँ पे भी, जैसे हमारे यहाँ पे देखिए सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही है, पल्सेस और ऑयल सीड्स की, इसकी तो हमारे देश में कमी है,
अब छोड़ दीजिए कि बाहर में हम जो भी है डिमांड कर सकते हैं, ये सही बात है, कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने देश में तो ये कर लें, पूरी कर लें जो ज़रूरतें हैं। तो उसके लिए क्या संभावना है, उसके लिए उनको प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब तक वो हम एश्योर कर देंगे कि प्राइस मिलेगा तो हमारे फार्मर में ये काबिलियत है कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमारा तो ज़मीन सीमित है, इसी सीमित ज़मीन पे हम कभी सेल्फ सफिशिएंसी हुआ करते थे, तो आज क्यों नहीं है। तो पहले प्रायोरिटीज देश में हमने खाद्य सुरक्षा के हेतु अपने जो भी ज़रूरतें हैं खुद पैदा करें। उसके बाद अगर ज़रूरत है, जहाँ पे संभावनाएं हैं, उसको बिल्कुल खोलना चाहिए। बाहर की जो भी है, अगर कोई इम्पोर्टर्स यहाँ पे भी आके एग्रीमेंट करके अच्छे प्राइस दे के ले सकता है तो वो बिल्कुल खुला होना चाहिए, ताकि उससे क्वालिटी भी बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी भी आएगी और हमारा जो फार्मर्स है उनका इनकम भी बढ़ेगा। वीके दुबे जी, जिस तरह से आपने बताया अन्न भंडारण योजना के बारे में, इसके साथ ही कई योजनाएं और भी हैं सरकार के द्वारा तो चलाई जा रही हैं, जो कि किसानों के जीवन में देखा जाए तो बहुत ही आमी परिवर्तन लेके आ रहे हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास आज से कुछ साल पहले देखा जाए तो कुछ नहीं था, लेकिन उन योजनाओं के लाभ के जरिए किसानों ने आज बहुत कुछ बना लिया है, अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं, साथ ही साथ और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। इन योजनाओं को विस्तार रूप से हम आपसे जानेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार इस चर्चा को फिर से जारी रखेंगे। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सच के साथ। कार्यक्रम के इस हिस्से में आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने क्या कुछ कहा है एमएसपी को लेकर। आइए नजर डालते हैं एक बार। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो, जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहाँ 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है। धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। तो सुना आपने पीयूष गोयल जी को, किस तरह से उन्होंने किसानों के हित में जो तमाम यहाँ पर योजनाएं चलाई गई उनका किस तरह से लाभ हुआ है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। हम ब्रेक से पहले विकास दुबे जी से चर्चा कर रहे थे किस तरह से सरकार द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे किस तरह से किसानों के जीवन में बदलाव देखने को मिल रहा है। विकास दुबे जी, अन्न भंडारण योजना के अगर हम बात करें, 1100 एफपीओ बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है, पीएसीएस की बात की जा रही है। इन तमाम योजनाओं का किसान किस तरह से लाभ उठा सकते हैं और एमएसपी के अलावा भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में किसानों को जानना चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में आप? अभी आपको मैं एफपीओ के बारे में थोड़ी सी बात बता रहे हैं। ये जो 10,000 एफपीओ माननीय प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है, उनका केवल उद्देश्य ये था कि जो हमारे किसान हैं वो अपने माल को जो बेचते हैं वो सीधा सीधा जो उत्पाद होते हैं, गेहूं है, चावल है, चना है, वो सीधा सीधा अभी बेचते हैं और जो एमएसपी है या जो मार्केट में रेट होता है एमएसपी पे नहीं बिक पाता, उस रेट में वो बेचारे बेच लेते हैं। और क्योंकि उनकी आवश्यकताएं तुरंत होती हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा उधार ले रखा होता है, वो फसल पे उनको देना होता है। अभी जब अन्न भंडारण योजना उनके गांव में होगी और एफपीओ उसके प्रोसेसिंग में आ जाएंगे, आप देखिए
बहुत सारे एग्रीकल्चर उत्पाद जो प्रोसेसिंग फूड में आते हैं, यानी उनका रूप बदल के कर लें। अभी हमारे देश में केवल 1% ही प्रोसेसिंग हो पा रहा है। आप चाहे गेहूं लो, चावल लो, चना लो, बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिनके हज़ारों उत्पाद जो है आपके मार्केट में हैं। लेकिन ये कौन कर रहे हैं? ये सारे प्राइवेट उद्योगपति जो भी हैं, ज़्यादातर प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथ में है, और उस पैसे को वो जो अनाज लेते हैं उससे कभी कभी 10 गुना, कभी कभी 100 गुना तक पैसा जब बढ़ जाता है जब वो प्रोसेस फूड आ जाता है। माननीय प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा विजन था कि क्या हम उस अनाज को जो किसान पैदा करते हैं वो स्वयं ही अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं जो सब साथ में आ जाएं, अपना उत्पाद के कोई ऐसा उत्पाद बनाएं, और क्या वो गांव में ही वहीं बना सकते हैं। लोकल एंड वोकल का भी आपने सुना होगा, उन्होंने इसीलिए कहा था कि गांव में ही वो करें। और उसमें क्या होगा, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात बहुत बड़ी तरीके से छुपी हुई थी कि उसको भी लक्ष्य था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर के बेस पे हमें लाना है। जब एफपीओ बनेगा, एक यूनिट, उत्पादन यूनिट वहाँ पर लगी होगी, प्रोसेसिंग होगा, मार्केटिंग होगी, मशीनें आएंगी, मशीनों को चलाने के लिए इंजीनियर होंगे, उनको मार्केटिंग के लिए मैनेजर होंगे, अकाउंटेंट होंगे। तो ये जो हमारा यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, वो बहुत सारा यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार सृजन का साधन, वो एफपीओ केवल नहीं थे, एक रोजगार सृजन का साधन भी था। पैसा तो किसानों का 2 गुना 3 गुना उनको मूल का मिलेगा, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा वो था। अभी आपने देखा होगा कि जैसा हमारे जो कृषक भाई ने बात की थी कि हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, और उनके बाद एक आपने सुना होगा कि जो हमारे ये अनाज हैं जिसको धान स्त्री अनाज कहते हैं, उन पर भी जोर दिया गया हुआ। और इस साल को जो है उन्होंने 2023 को इंटरनेशनल स्त्री धान के रूप में उन्होंने मनाया गया है। उसका रीज़न भी यही था कि एक तो उसमें एडवर्स कंडीशन के यानी इन्वायरमेंट का जो चेंज हो तो उसमें सहने की क्षमता बहुत होती है। अगर इन्वायरमेंट तापमान या कम ज़्यादा हुआ, वर्षा कम ज़्यादा हुई, तो वो अपना लगभग उतना ही उत्पादन देंगे। दूसरी बात, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत थी, और न्यूट्रिटिव वैल्यू के बाद प्रोसेसिंग यूनिट उनके गाँव में ही लगी होगी, और वो उत्पाद उनके गांव वालों को भी मिलेगा, और देश के दूसरे लोग जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनको भी उत्पाद मिलेगा, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इस पर एफपीओ देखिए दो तरीके से रजिस्टर्ड होते हैं। कोऑपरेटिव में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं और आपके कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और दोनों को सरकार की योजना के तरह वित्तीय सहायता मिलती है। जब आप एफपीओ कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवाएंगे तो एसएफएसी से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। जब आप एफपीओ कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड करवाएंगे तो एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अब उसको मार्केटिंग के लिए भी एक व्यवस्था पहले से हमारी मार्केटिंग की सोसाइटियां हैं, प्राइमरी से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं और स्टेट लेवल की हैं और नेशनल लेवल की नेफेड है। और इस तरीके से कुछ खरीदने का समय वो जो है कंज्यूमर फेडरेशन एनसीसीएफ को भी है, वो भी खरीदती है किसानों का माल, और वो भी जो है जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो है देती है खाने के शहरों में या उसमें। और प्राइस कंट्रोलिंग का काम भी कोऑपरेटिव करती है। ऐसा नहीं है कि केवल वो खरीदती है और उपलब्ध कराती है, प्राइस को आपने देखा होगा कि मार्केट को कंट्रोल करती है। जब किसी चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो कोऑपरेटिव अपना जो उपयोगी सामान होता है वो मार्केट में खाने का सामान सस्ता बेचते हैं, तो मार्केट अपने आप डाउन हो जाता है। डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। और इसी तरह जब कोई कमी होती है तो मार्केट में लाती है, और जब बढ़ जाता है तो उसको खरीदते भी अच्छे मूल्य पे है। तो अपने आप प्राइवेट जो मंडी वाले हैं उनको रेट अच्छा ही किसानों को देना पड़ता है। आपने देखा होगा कभी कभी एमएसपी से भी ज़्यादा रेट फसल का होता है। अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो एमएसपी पे से ज़्यादा होगा। अब कैसे ज़्यादा होगा? देखिए, अभी मजबूरी में किसान बेचता था, तुरंत बहुत सारा मार्केट में वो माल ला रहे, खरीदने वाला है भी नहीं, एमएसपी के बहुत सारा आउटलेट है नहीं, किसान मारा घूम रहा, लड़ रहा, टेंशन में है और दूसरे कर रहा।
अभी जब उनका माल स्टोर में रखने की क्षमता होगी, स्टोर में रख जाएगा, पैसे की उनको ज़रूरत होगी तो बैंक से उसी माल पर बैंक से लोन मिल जाएगा, वो गारंटी उनका माल होगी। जब उनको, जैसे साहब ने बताया था, अपने देश में बहुत सारी मंडियों में उनका खुला प्लेटफॉर्म है, वो बेच सकते हैं। आपका ई मार्केटिंग का लिए आपने देखा हुआ ई मंडी शुरू हो गई है, जब उन्हें अच्छा मार्केट लगे ई मंडी पर बेचें। दूसरी बात, आप देखेंगे कि जब ये स्टोरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल वही काम नहीं बताएगा, आप देखिए कि जब इनमें बहुत सारे काम होंगे, वहीं से किसानों को अच्छा बीज मिलेगा, वहीं से किसान को बीज पैदा करने के लिए गाइडेंस भी मिलेगी, और जो बीज पैदा करेंगे वो उनका बीज खरीदा भी जाएगा। वो नेशनल जो सोसाइटी का चैनल गांव तक होगा, वही सोसाइटियां जो पैक्स हैं वही चेन होगी, वो गांव को खरीदा जाएगा और नेशनल सोसाइटी उसका करके फिर वितरण करेगी। दूसरा, ऑर्गेनिक भी पैदा करेंगे, ऑर्गेनिक वाली सोसाइटी यही फार्मर्स पैदा करेंगे, उसी अपनी गांव की सोसाइटी पे बेचेंगे, उसी में भंडारण भी करेंगे जब ज़्यादा होगा। इस समय इसी समय और जो एक्सपोर्ट वाली होगी तो भंडारण एक्सपोर्ट वाला वहाँ ही होगा जैसी ज़रूरत होगी देश में, और जो एक्सपोर्ट वाली सोसाइटी है वो उसकी चेन होगी, कहाँ पर कितना माल है। कंप्यूटराइज होने के लिए करीब 2,500 करोड़ पैसा दिया जा चुका है, 18,000 में लगभग कंप्लीट है, बाकी की प्रोसेस चल रही है। बैंकें भी, दोनों बैंकें यानी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड, ये भी चैनल जो है में कंप्यूटर पूरा हो रहा है। और जो लॉन्ग टर्म लोन था, ARDBs, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिन्हें कहीं खेती बैंक कहते हैं, कहीं जो है लैंड डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, लेकिन वो सब ARDBs में भी कंप्यूटराइजेशन के लिए 280 करोड़ 82 करोड़ करीब अभी रुपया दे दिया, तो पूरा कंप्यूटराइज हो जाएगा। कहाँ कितना माल कहाँ पर रखा है, कैसा रखा, किस क्वालिटी का, सारा डेटाबेस होगा। कोऑपरेटिव में नेशनल डेटाबेस बना लिया गया है, सारी प्राइमरी से लेकर के नेशनल लेवल तक का हर डेटा आपको मिलेगा वहाँ पर जी। तो पूरा एक जगह पर प्लानिंग का, एक जगह पे बहुत बड़ा ये स्रोत होगा। प्लानिंग नेशनल लेवल पे होगी और वो प्लानिंग गांव लेवल तक के लिए नेशनल लेवल पर प्लानिंग होगी। उसी हिसाब से अभी तक तो हमारे पास डेटा ही नहीं था, कोऑपरेटिव के पास इतना बड़ा डेटा नहीं था, NCOI बनाती थी, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आज तो हर उसमें होगी। तो ये जो किस तरीके से किसानों की आय बढ़े, सारा चीज वहीं पर केंद्रित है। बिल्कुल वीके द्विवेदी जी, अगर बात की जाए तो यहाँ पर व्यापक रूप से सरकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि किसानों को और किसानों के द्वार तक पहुंचकर किसानों को कम समस्याओं का सामना करना पड़े, और किसानों के हित में लगातार सरकार का जो काम कर रही है और तत्पर भी है। मैं एक बार डॉक्टर कृष्णवीर जी का रुख करूंगा। डॉक्टर कृष्णवीर जी, आप लंबे समय से किसी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि पहले के समय में किस तरीके से जो बड़े बड़े साहूकार होते थे उनके बड़े बड़े ब्याज दर होते थे, उसमें किसान दब जाता था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद सरकार ने कई ऐसी ऋण समितियां बनाई हैं जिसके जरिए जो किसान हैं वो कम ब्याज दर पर यहाँ पर मदद भी लेते हैं, और कई उपकरण हैं, कई दवाइयां हैं, कई तरह की जो प्रयोगशालाएं हैं उसका भी किसानों को फायदा मिल रहा है। तो इस क्षेत्र में भी जो ये कदम उठाया गया है, इसकी आप कितना आप इससे सहमत हैं, और किसानों के जीवन में जो सस्ते ब्याज दर पर जो ऋण मिल रहा है किसानों को, उससे भी तो खेती में काफी बदलाव आया है? देखिए, जब से किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत की गई और इस सरकार ने तो अब बड़े पैमाने पर 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का पैसा किसानों के लिए ऋण मुहैया करवाया है, क्योंकि किसानों का जो शोषण करते थे, जो सूदखोर व्यापारी करते थे, वो किसानों को एक तरीके से बंधक बना लेते थे, उनकी फसल पर भी लगभग वो अपना कब्जा कर लेते थे और अपनी शर्तों पर माल खरीद के और बाजार में अपने लूट मचाने का धंधा करते थे। तो उनसे मुक्ति दिलवाने का काम सरकार ने जो ऋण मुहैया किया है उसका किया है। दूसरा, एक बड़ी शुरुआत जो प्रधानमंत्री जी ने की, 6,000 रुपए प्रति वर्ष। देखिए, इस देश में 86% गरीब और छोटा किसान है जिसकी जोत बहुत छोटी है। उसको बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था, उसको खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था, उसको डीजल खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। उसकी ऐसी जरूरतें, जो छोटी छोटी जरूरतें थी, उनको पूरा समय पर करने के लिए जो परेशानियां थी, उसका समाधान प्रधानमंत्री जी की इस योजना के द्वारा किया गया, और ये बहुत बड़ी मदद एक तरीके से उन गरीब किसानों के लिए की गई है। बिल्कुल। तीसरी बात पे मैं आता हूं कि जो सब्सिडाइज किया है
सेल्फ हेल्प ग्रुप को, यंगस्टर्स के ग्रुप को जो है सब्सिडी, एग्रीकल्चर मशीनरी सेंटर जो है सर्विस सेंटर के लिए सब्सिडी दी गई है। इंडिविजुअल तो फार्मर्स को 50% की सब्सिडी है, लेकिन अगर वो यंगस्टर का ग्रुप है और वो सर्विस सेंटर पूरा मुहैया कर रहे हैं तो उसमें 80% तक की सब्सिडी की योजनाएं सरकार ने दी है। वो इसलिए कि टेक्नोलॉजी अपनाना और मॉडर्नाइजेशन करना एग्रीकल्चर में वो समय की आवश्यकता है। तीसरी बात पे मैं आता हूं कि जो सिंचाई के संसाधन थे आज से 10 साल पहले वो 36% थे और वर्तमान सरकार ने 10 वर्षों के अंदर सिंचाई का एरिया 51% बढ़ाया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट 10 साल के अंदर है, क्योंकि पानी तो जीवन की रेखा है, मानव की भी, पशु पक्षी की भी और अन्न उत्पादन के लिए भी बिना पानी के कुछ नहीं है। चौथी बात आप ये देखिए कि जिस तरीके से प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का कार्य सरकार ने किया है, उसके उद्देश्य बहुत साफ है सरकार का कि उत्पादन लागत को कम करना है और उत्पादकता को मेंटेन करना है। उसके बाद सरकार ने जो आगे शुरुआत की है, शुरुआत है रोजगार के संसाधन मुहैया करने का उद्देश्य है। 7,700 से ज्यादा एफपीओ इस देश में बन चुके हैं और आगे हर ब्लॉक में एक एफपीओ बनता जा रहा है। वजह उसका यह है कि आप सीधे कच्चा माल बेचकर जो है लाभकारी मूल्य नहीं पा सकते। लाभकारी मूल्य पाने के लिए आपको प्रोसेसिंग करना, पैकिंग करना और उपभोक्ता को बेचना है। उसी के लिए योजना अपनाई गई है। जहां तक सहकार से समृद्धि का सवाल है, तो अभी तक जो आंदोलन, सहकारिता का आंदोलन युद्ध स्तर पर चलना चाहिए था, वो अब चलाया गया है इस सरकार के द्वारा और इसके परिणाम निश्चित रूप से दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि युवा जब सहकारिता को अपना के आगे बढ़ेगा और वो एफपीओ के माध्यम से और पैक्स के माध्यम से जो तमाम संसाधनों पर सरकार ने पूरी शक्ति के साथ शुरुआत की गई है, आपको उसको अपनाना होगा, प्रोसेसिंग करना है, आपको स्टोरेज करना है, आपको उपभोक्ता तक बेचना है। और मेरा तो नौजवान पीढ़ी से कार्यक्रम के माध्यम से नम्र निवेदन है कि आप जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के शॉपिंग मॉल हैं, आप भी सरकार की योजना उसी तरीके से है। जिस तरीके से हमने गुजको मासोल जो गुजरात का मॉडल है, वो अब बड़े बड़े शहरों के अंदर अपना शॉपिंग मॉल खोलने की योजना की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए कि जब अपना माल सीधे उपभोक्ता तक, कंज्यूमर आपके पास आएगा और आपको पैसा भुगतान करेगा और उसमें जो मुनाफा होगा उसमें भी कोऑपरेटिव सेक्टर में किसान को भागीदारी 20% तक जो है कम से कम है और गुजरात ने तो इस बार 22% का लाभ जो दिया किसानों को दिया है। तो उसमें आप ही की सोसाइटी है, आप ही का माल है, आप ही की प्रोसेसिंग है, आप ही को रोजगार है, आप ही उपभोक्ता से जो पैसा मिलेगा वो आपकी जेब में मिलेगा। तब सहकार से समृद्धि का परिणाम इस देश के सामने होगा। गांव के युवा को रोजगार मिलेगा, किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिलेगा। सरकार का उद्देश्य साफ है और जो स्टॉक रखने के लिए आपको संसाधन चाहिए थे, उसके लिए सरकार ने पैसा मुहैया किया है। और जो सबसे बड़ी बात है, सिंगल क्लिक पर आपको ये पता लगेगा कि किस गांव में कहां क्या माल है और उसकी डिमांड क्या है। 1300 से ज्यादा, 1338 के करीब जो ई नाम मंडियां इस सरकार ने स्थापित की हैं। 22,000 हाट जो ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको किसानों का बाजार बनाने के लिए सरकार ने योजना की शुरुआत की है, जिससे किसान खुद बाजार में खड़ा हो। किसान का अपराध कुछ नहीं है, किसान को बाजार से दूर रखा गया, इसलिए किसान का शोषण हुआ और ये सरकार किसान को बाजार में खड़ा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी का लाभ किसान को मिलेगा और लाभकारी मूल्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा और उपभोक्ता को अच्छा माल मिलेगा। मोदी सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं हैं, तमाम तरह के कृषि स्टार्टअप आज के दौर में देखने को मिल रहे हैं जो कि शायद पहले नहीं देखने को मिलते थे। पाशा पटेल जी का रुख करते हैं। पाशा पटेल जी, कृष्णवीर जी ने कितने विस्तार रूप से हमें समझाया कि क्या क्या योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और अभी हमने हाल में देखा कि केंद्र सरकार द्वारा गन्ने की एफआरपी भी बढ़ाई गई है। एमएसपी को लेकर जो किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, सरकार के सामने ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो एमएसपी पर विचार आगे बढ़ाने में सरकार जो 5 अभी फसलों पर दिया जा रहा है, उसके बाद जो किसानों की अन्य मांगे एमएसपी को लेकर, उसको किस तरह से सरकार इतनी चुनौतीपूर्ण यहाँ पर है? देखिए, पहले तो हम सरकार को कुछ समय देने की जरूरत थी। इन सारी चीजों पे जब सरकार सोच रही है, सरकार इसमें कुछ बदलाव करना चाहती है, तो मैं आपको सिर्फ 3 डेट बताना चाहता हूँ। पहली डेट ये है कि
27 सितंबर 2020 को पहली बार ये 3 कृषि कानून लोकसभा में पारित हो गए। उसके बाद 17 नवंबर 2021 को ये लोकसभा में वापस लिए गए और उसके बाद 12 जुलाई 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज पे सोचने के लिए नई एक कमेटी बनाई। अब बात ऐसी है कि किसानों का भला करने के लिए जो 3 कृषि कानून आए वो लोगों को नहीं चाहिए थे। ठीक है, आपको नहीं चाहिए ना तो हम वापस लेते। मुझे लगता है कि मोदी जी ने पहली बार किसी चीज को निर्णय लेने के बाद वापस लिया। मगर एक बात आप सोच सकते हैं कि जब ये कानून वापस लिया मोदी जी ने, तब उन्होंने जो बात कही थी संसद में, वो बात हमको सोचने के लिए मजबूर करती है। मोदी जी ने कहा था कि ये कृषि कानून मेरे विरोधियों को समझाने में मैं नाकामयाब हुआ, इसलिए मैंने वापस लिया। ये कृषि कानून गलत नहीं थे जी। ये सही थे, लेकिन सही रहने के बावजूद भी सामने के लोगों को मैं समझा नहीं पाया, इसलिए मैं वापस ले रहा हूं। अच्छा, वापस लेके वो बैठे नहीं, फिर एक बार उसके ऊपर एक कमेटी बनाई जी। इस देश के सारे किसान आंदोलन करने वाले नेताओं को मैं आपके माध्यम से, डीडी किसान के माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि भाइयों, 5 देश के जाने माने जो पूरी जिंदगी ये जिनकी किसान आंदोलन में, किसान समस्याओं का अभ्यास करने में लगी है, ऐसे 5 किसान नेताओं को जिस कमेटी में मोदी जी ने लाया है और ये कमेटी काम कर रही है, कम से कम इसका रिपोर्ट तो आने दो जी। इसका रिपोर्ट आने के बाद फिर आप एक बार तय करो कि वो भाई ये सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये संजय अग्रवाल जी के अध्यक्षता में ये जो कमेटी बनी है, वो कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, कृष्णवीर सिंह जी चौधरी जी भी इस कमेटी के मेंबर हैं और हमारे 3 साथी हैं। तो हमने 50 साल में रास्ते पे किसानों के लिए आंदोलन किया हूँ, तो हम किसानों के साथ रास्ते पे लड़े हैं, उनकी समस्या, हमने खेती की है, खेती में की समस्या ही पता है और खेती के समस्या पूरे दुनिया को बताने का हमने काम किया है। तो ये सारा हमारा अनुभव इस समिति में, इस कमेटी में हम बताने जा रहे हैं और उससे किस तरीके का इस देश के किसानों का भला होने वाला है। मुझे लगता है कि हम जो 5-6 लोग यहाँ पे है ना, मुझे नहीं लगता है कि हमसे ज्यादा किसी को और लोगों को ये समाज का ज्ञान होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक विनती करना चाहता हूँ, ये कमेटी का पहले रिपोर्ट आने दो। ये कमेटी का अगर रिपोर्ट आ गया तो मुझे लगता है कि ये सारे आंदोलन करने वाले लोग हैं, इनकी सारे के सारी समस्याएं आपको हल होने वाली है। आप देखिए, जिस मुद्दे पे ये आंदोलन चल रहा है ना, सारे देश में किसानों का एक ही मसला है, वो एमएसपी। कहीं एमएसपी निकालने का तरीका गलत है बोल रहे जी। कहीं एमएसपी नहीं मिल रही बोल के आंदोलन कर रहे जी। एमएसपी का तरीका गलत है बोल के आंदोलन चल रहा है, एमएसपी नहीं मिल रही बोल के आंदोलन कर रहे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इसमें से रास्ता क्या निकाल सकते हैं। मुझे एक बात कहनी चाहिए कि मैं एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन महाराष्ट्र का 17 से 20 तक मैं चेयरमैन था। उसके बाद फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार ने मुझे इस कमीशन पे मुझे चेयरमैन बोल के बिठाया। मेरा ये मानना है कि घोषित एमएसपी किसानों के जेब में जाना, यही आज की सबसे बड़ी समस्या है और इसमें हल ढूंढना यह सबसे बड़ी बात है। तो मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो अनुभव है, मेरे अनुभव के माध्यम से हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है देश भर में एग्रीकल्चर में काम करने वाले, इन सारे महानुभावों के साथ चर्चा करके हमको एक सोल्यूशन मिला है। वो सोल्यूशन ये है कि घोषित एमएसपी हम किसानों के जेब में भेज सकते हैं। बिल्कुल। और इसलिए कल ही हम हमारे देश के जो कृषि मंत्री जी हैं उनके पास हम जा रहे हैं। हम उनको भी ये चीज से अवगत कराना चाहते हैं और पीयूष गोयल जी को भी हम ये बात बताना चाहते हैं कि हाँ, हमको कुछ चीजें मिली है, हमको कुछ चीजों का स्पर्श हुआ है, कुछ चीज समझ में आई है कि हम किस तरीके से ये किसानों के जेब में हम डाल सकते हैं। जिस दिन ये मसला हल होगा, मुझे लगता है कि किसान के आंदोलन नहीं होंगे। लेकिन
ये देखिए, एक बात, किसानों के सारे मसलों के बारे में मोदी जी ने जो कहा था, मैं मेरी बात के बजाय मैं मोदी जी की बात बताना चाहता हूं। मोदी जी ने एक बार कहा था कि स्कूटर घुमाना आसान है जी, ट्रेन घुमाना कठिन है। बिल्कुल। किसानों के समस्या ट्रेन की जैसी है, ट्रेन घुमाने की जैसी है, लेकिन घुमाना तो पड़ेगा, इसमें हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। और ये हल ढूंढने के लिए बड़े विश्वास से उन्होंने हमको कमेटी पे लिया है। मुझे लगता है कि हल हम अवश्य इसमें से ढूंढ के देंगे। बिल्कुल, सरकार यहाँ हल ढूंढने की कोशिश कर रही है, तभी हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। सरकार किसानों से संवाद भी कर रही है, और जिस तरीके से इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है किसानों के हित में, और किसानों के हित को लेकर चर्चा हमारी जारी है। लेकिन हमें यहाँ पे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार फिर से हाजिर होंगे, तमाम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसानों के हित पर लगातार चर्चा जारी है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने तमाम विशेषज्ञ मेहमानों का। वी के दुबे जी का हमने रुक किया था, उसके बाद हम प्रभुदत्त जी का रुक करते हैं। प्रभुदत्त जी, जिस तरह से यहाँ पर केंद्र सरकार की भूमिका है किसानों के जीवन को बदलने के लिए, ऐसे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राज्य सरकार को भी उतनी भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी किसानों को एमएसपी पर जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उस पर खरीदारी होनी चाहिए और किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक काबिले तारीफ एक कदम था, और राज्य सरकारों की भी उतनी ही अहम भूमिका बन जाती है किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए। देखिए, कृषि एक ऐसा स्टेट सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन ये जो दो डिमांड है ना, C2 प्लस 50% और लीगल एमएसपी होनी चाहिए, इसमें किसी स्टेट को आप जिम्मेदारी दे नहीं सकते। उसका मुख्य कारण ये है कि जैसे सरसों का आप ले लीजिए, 50% प्रोडक्शन राजस्थान से आता है, तो राजस्थान की जिम्मेदारी कैसे है हो जाएगी एमएसपी देने के लिए, जब उसका कंजम्पशन पूरे कंट्री में होता है। सोयाबीन में कुछ साल पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ट्राई किया था एमएसपी देने के लिए, एक कानूनी तौर पर उन्होंने बाध्य किया था, लेकिन हुआ क्या, मध्य प्रदेश में कम दाम में मिलता था, सारे ट्रेडर्स मध्य प्रदेश से लेके आ गए। तो आप कैसे हल करोगे? जब तक पूरी यूनिफॉर्म सब जगह नहीं होगा ये हल नहीं होगा। और लीगल एमएसपी आज की ज़रूरत है, मिलना चाहिए, लेकिन वो है कि वो सॉल्यूशन नहीं है। आगे चल के फिर एक ये इशू आएगी, ये इशू है कि फार्मर की इनकम की समस्या, उसको आप इन्फ्लेशन जब दूसरी तरफ दूसरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर वो कंस्टेंट रहता है, चाहे एग्रीकल्चर कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, तो उसमें फिर फार्मर का ये डिमांड फिर आएगा कि हमारा इनकम तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। चाहे 50% कर लीजिए आप, स्वामीनाथन कमीशन भी लागू कर लीजिए। और स्वामीनाथन कमीशन जो है 50% जो लोग अपोज कर रहे हैं, मैं बता दूं 2018 में जब मोदी जी ने A2 प्लस FL के आधार पे 50% लागू किया था, कई लोग बोल रहे थे कि ये 50% हो नहीं सकता। तो आज भी वही लोग बोल रहे हैं कि ये C2 प्लस 50 नहीं हो सकता, लेकिन मोदी जी ने करके दिया। 3 साल तक हमने देखा कि कुछ ही प्रोडक्ट में जो मंडी प्राइसेस थे वो एमएसपी से नीचे बिक रहे थे, 30% तक भी नीचे मैंने देखा है खुद। लेकिन आज देखिए बाजार का भाव क्या है, कई फसल है तो एमएसपी के बराबर है लगभग, कई एमएसपी से ऊपर भी है, लेकिन वो टाइम लगता है। बिल्कुल। लेकिन 50% प्लस A2 प्लस FL हुआ ना एक बार, तो आज में एक कदम लेने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है सरकार ज़रूर उस तरफ से बढ़ेगी, और C2 प्लस 50% भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। मेरा उम्मीद है कि
सरकार देगी जरूर। जी, वीके दुबे जी, जिस तरह से आपने सुना कि सरकार बता रहे थे यहाँ पर प्रभुदत्त जी कि सरकार को इस तरीके से काम करना चाहिए और सरकार कर भी रही है, इसका असर भी हम देख रहे हैं। अब जिस तरह से अगर एमएसपी दे दी जाती है तो बाजार में जो इन्फ्लेशन आता है उसका असर भी देखने को मिलता है। अगर एमएसपी दी जाती है तो आयात भी यहाँ पर देखेंगे कि व्यापारी जो है वो आयात कर लेंगे दूसरे राज्यों से, न केवल दूसरे राज्यों से, विदेशों से भी आयात होगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम जनता पर भी कर का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि आयात होगा तो कर ज़्यादा बढ़ेगा। तो किस तरीके से किसानों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है और किस तरीके से एमएसपी के अलावा जो तमाम ऑप्शंस हैं सरकार ने जो उनके आगे रखे हैं उनको किस तरह समझने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही है कि एक तो यह है कि एमएसपी को सारे जगह पे एक जैसा ही होना पड़ेगा, और दूसरी बात किसानों की आय का लाभ मिले। यदि हम लागत टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे तो लागत भी बढ़ेगी, लेकिन साइंटिफिक जब प्रोडक्शन करेंगे तो लागत बढ़ेगी, और अगर हम उसी हिसाब से मूल्य नहीं किसानों को मिलेगा तो वो किसानी धीरे धीरे, जितना यूथ है आप देख लीजिए, छोड़ेगा। अब वो यूथ जो छोड़ेगा तो फिर उसको लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो इसीलिए ये प्रोसेसिंग में आने के लिए और क्रॉप इंश्योरेंस के लिए कि एक तो निश्चित उनके जेब में पैसा हो किसानों के में, और वो किसान के अगर मूल्य उनको कम मिल रहा है तो ये प्रोसेसिंग में आए, कोऑपरेटिव के थ्रू आए, एफपीओ के थ्रू आए, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा और आपका लाभकारी मूल्य मिलेगा। दूसरा, एक और हम आपके माध्यम से बहुत दिनों से कह रहे हैं, मतलब किसानों को इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा गैप है जी। जो हमारी एक्सटेंशन फंक्शनरी है, टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है सब, लेकिन फेथ होता है जब आमने सामने बात करता है। तो जो फ्रंट लाइन पे हमारी एक्सटेंशन फंक्शनरी है वो आज की डेट में आपने देखा होगा हर किसान कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है। अगर वो पैक्स पे जाएगा और पैक्स पे कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट अगर उसको नई टेक्नोलॉजी बताएगा, नई बात बताएगा, नए तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा कि आप ये नहीं ये पैदा करो, ऐसे करो, तो उसको ज़्यादा फेथ होगा। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वहीं कहेगा। सॉइल टेस्टिंग भी होगी। तो अगर हमारी कितनी 93,000 पैक्स आज हैं, केवल हमारी 97,000, और अगर इतना एग्रीकल्चर एक्सपर्ट वहाँ पर हर सोसाइटी पर आप उसको अगर मिलेगा तो अच्छा गाइडेंस होगा, निश्चित ही उनकी आय बढ़ेगी, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट कम आएगी, उसकी लागत कम आएगी, और कौन सी क्रॉप कब बोएं, कैसा एनवायरनमेंट है, चेंज कैसा हुआ, उसको आमने सामने एक्सटेंशन का यानी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी योजना जो सरकार चलाती है उसकी जानकारी भी किसानों तक नहीं पहुंचती। जो भी टीवी है, रेडियो है, किसान उतना देखता है लेकिन उसकी बहुत कम समझ में आती है। लेकिन जब आमने सामने बात करेगा तो जितनी सरकार की योजना, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, अगर मैं समझता हूं अगर 25% भी किसान सीधे सीधे लाभ होकर समझ के उसको लेने लगे तो किसान अपने आप शांति से और बड़े खुशी से अपने भारत में जीवन यापन कर सकता है। मैं समझता हूँ बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की हैं कि राज्य सरकारों की हैं, और मैं समझता हूँ उससे किसानों को लाभ लेना चाहिए। सूचना का जो यहाँ पर अभाव की बात आपने कही, वो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर देखी जा रही है, क्योंकि तभी यह वजह है क्योंकि सरकार की इतनी प्रगतिशील योजनाएं हैं जिससे किसानों के जीवन में बदलाव हो रहा है। अगर उन योजनाओं का उनके बारे में जानकारी उनको मिल पाती तो शायद वो इस तरीके से उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर ना होते। डॉक्टर कृष्णवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किसान नेता भी हैं और एक किसान भी हैं, तो अपने किसान भाई बहनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकार के जो संवाद स्थापित किया जा रहा है उस संवाद के जरिए अपनी बातों को शांतिपूर्ण से रखें ताकि आम जनमानस को भी दिक्कत ना हो और वो भी सही तरीके से अपनी मांग को पूरा करवा पाएं? देखिए, जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की बात है, अभी भाई पाशा पटेल जी ने उसके बारे में जानकारी दी है। कमेटी किस तरीके से पिछले जुलाई 2022 से काम कर रही है, विस्तार से एक एक बिंदु पर बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित राष्ट्रों के अंदर क्या क्या मॉडल है उन पर जो है चर्चा की गई है। हमारे अलग अलग स्टेट की क्या स्थिति है उस पर चर्चा की गई है। कितनी खरीद हो रही है, हर बिंदु पर विस्तार चर्चा की गई है। अभी एक सवाल आया कि सरकार जो है एमएसपी पर, देखिए किसी भी दुनिया के किसी भी देश की सरकार का काम फसलों को खरीद के व्यापार करना नहीं है। सरकार का काम है विकास की योजनाओं को देश पे लागू करना, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, तमाम विकास के कार्य करना सरकार का काम है। लेकिन कोविड के बीच से लेके और अब तक प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क अनाज की व्यवस्था करवाई है। ये बहुत बड़ी योजना, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि सारा खेल जो है वो बाजार में होता है, और मैं किसान भाइयों को एक आश्वासन
देना चाहता हूं कि हम लोग जो भी जीवन का सार है और जितनी भी समस्याओं पे बात की है, आप विश्वास रखिए कि आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास ईमानदारी के साथ कमेटी के सभी सदस्य बात कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि बाजार में जो है ऐसी व्यवस्थाएं हो कि आपका शोषण ना हो सके, ऐसी सुनिश्चित की जाए। और सरकार अपनी योजनाओं के लिए खरीद करती है, बाकी खरीद तो बाजार की है। एक बात और आई थी कि महाराष्ट्र ने शुरू किया था, नहीं, सिर्फ एक स्टेट के करने से नहीं होगा, पूरे देश के तमाम प्रदेश सरकारों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और जो आयोग जो भी कार्य करेगा, जो भी घोषणा करेगा, वो प्रदेश सरकारों को लागू करने के लिए आगे आना होगा, तभी समस्या का समाधान होगा। कृषि केंद्र और कॉन्करेंट लिस्ट में भी है, लेकिन प्रदेश सरकारों का विषय भी है। एक प्रदेश में करने से दूसरे प्रदेश से माल खरीद लेगा, लेकिन पूरे देश का जब सब प्रदेशों का होगा, एक भाव होगा, तो उसमें निश्चितता आएगी और किसान बचेगा। यही विश्वास किसान भाइयों को करना चाहिए। रिपोर्ट का इंतजार करें। जी पाशा पटेल जी, हमने देखा कि सरकार ने अभी गन्ने पे एफआरपी बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक संदेश दिया है। किसानों को चीज समझनी चाहिए कि सरकार की तरफ से एक संदेश है कि किसान सरकार जो है वो किसान हितैषी है, किसान विरोधी नहीं है। तो ये चीज किसानों को समझनी चाहिए और अपने जो उन्होंने आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को वापस लेकर सरकार के द्वारा जो नीतियां और योजना चलाई जा रही हैं उसके अनुरूप काम करके अपनी आय को बढ़ाना चाहिए। देखिए कि आंदोलन करने वाले किसानों और किसान नेताओं को, किसानों को छोड़ दो, किसान नेताओं को मैं आपके माध्यम से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि तुम्हारी समस्या क्या है। तो किसानों की समस्या, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि मोदी जी की जबान से, मोदी जी ने जो कहा है, बताया ना मैं, कि ये रेल घुमाने की तरह है, ये कठिन है जी, लेकिन इसमें हल तो ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। और हल ढूंढने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, ऐसा मेरा विश्वास है जी। और हमारे जैसे अनुभवी लोगों को, जैसे आप कृष्णवीर सिंह जी है, त्यागी जी है, ऐसे कुछ लोग हैं ऐसे कि सारे लोगों को इकट्ठा करके इसमें से हल, इतने सारे लोगों को जब इकट्ठा किया ना, तो इसका मतलब मोदी जी की मन में, मोदी जी के मन में किसानों के मसले हल होना, ये उनकी नीयत साफ है। इस साफ नीयत की तरफ सारे नेताओं ने देखना चाहिए और जिनको समझो जरूरत है वो हमारे जैसों के साथ संपर्क करें। आपकी भूमिका क्या है और आपकी अब उसमें से हल क्या निकालना है, आपके सवाल क्या है, इन सारी चीजों के लिए हम तैयार है। हमारे से भी संपर्क करना चाहिए, ऐसा मैं सारे किसान नेताओं को आज के माध्यम में ये विनती करता हूँ। जी, सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसानों की समस्या का समाधान हो और किसान अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त करने में उनको सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से उनको मिल सके। आप सभी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आए और तमाम जो अहम जानकारियां हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की। उम्मीद करते हैं कि इन सभी योजनाओं के बारे में, इन सभी जानकारियों से किसानों को लाभ होगा और किसान अपनी उपज का सही मूल्य लेने में उनको मदद मिलेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी आपका बहुत शुक्रिया, पाशा पटेल जी आपका बहुत शुक्रिया, वीके दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया और साथ ही प्रभुदत्त जी भी आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में हमने आपको बताने की कोशिश करी, सभी किसान भाइयों को समझाने की कोशिश करी कि सरकार आपकी हितैषी है, सरकार आपके दुश्मन नहीं है। और लगातार डीडी किसान के माध्यम से भी हम आपको तमाम तकनीकों, तमाम उर्वरकों, तमाम विशेषज्ञों की सलाह के बारे में आपको समझाते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं, ताकि आप अपनी खेती कैसे करें, अपनी फसलों का चुनाव कैसे करें, अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें और अपनी फसलों का सही जो उपज का दाम आप कैसे लें। इन सभी प्रयासों पर हम लगातार खरे उतरते रहते हैं और उससे आपको लाभ भी होता है। उम्मीद करते हैं कि इस जानकारियों से आपको सभी सही लाभ भी होगा और आप आगे इसी तरह से उन्नत खेती की ओर अग्रसर रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।